हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश जैन। मैं आपका एक बार फिर पीसी क्लासेज पर वेलकम करता हूं। हमने हमारे पिछले वीडियो में परमाणु सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उस सिद्धांत में हमने जाना था परमाणु की प्रारंभिक जानकारी। अब हम जानेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इस सिद्धांत को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके और आप हमारे वीडियोज को साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब हम देखते हैं हमारे आगे आने वाला टॉपिक, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आप यहाँ देखेंगे कि डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या जानकारी दी। सबसे पहली बात, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। और यह प्रतिपादन किया था इन्होंने सन 1808 में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। इन्हीं के नाम के आधार पर इस सिद्धांत को रखा गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया था इन्होंने सन 1808 में। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत 3 नियमों के आधार पर दिया। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत कितने नियमों के आधार पर दिया? 3 नियमों के आधार पर। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत 3 नियमों के आधार पर दिया। और ये तीनों नियम कौन कौन से थे आप देखेंगे यहां। और ये तीनों नियम थे, पहला नियम है रासायनिक संयोजन का नियम। पहला नियम कौन सा है? रासायनिक संयोजन का नियम। दूसरा नियम है यहां द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम किसका है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसका तीसरा नियम है वो है निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम। तो डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत कितने नियमों के आधार पर दिया? 3 नियमों के आधार पर। पहला है रासायनिक संयोजन, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण और तीसरा है निश्चित अनुपात का नियम। अब ये नियम क्या है हम देखते हैं। यहाँ पहला नियम है रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन का नियम ये कहता है कि जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो वो रासायनिक संयोजन द्वारा नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, यानी आपस में जुड़ करके नई क्रियाएं करते हैं और नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। दूसरा नियम ये कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अगर कोई परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो वह द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उनका द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी न तो उनके द्रव्यमान में वृद्धि होती है और न ही उनके द्रव्यमान में कमी होती है, बल्कि द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कैसे समझना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु काम में आते हैं। वो है एक तो क्रियाकारक और एक है उत्पाद। क्रियाकारक वो होते हैं जिनमें क्रिया होती है, उत्पाद वो होते हैं जो क्रिया के पश्चात पदार्थ प्राप्त होता है। तो जितना द्रव्यमान क्रियाकारक में होगा, परमाणुओं का जितना कुल द्रव्यमान क्रिया कारकों में होगा उतना ही कुल द्रव्यमान उनका किसमें होगा? उत्पाद में। यानी यहाँ पर क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होगा? उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर। उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर। माना कि क्रियाकारकों का द्रव्यमान 100 है तो उत्पाद का कुल द्रव्यमान भी कितना होगा? 100। यानी द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा नियम है इसका निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो वो निश्चित अनुपात के नियम का पालन करते हैं। निश्चित अनुपात का मतलब है कि जब परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो वो
निश्चित अनुपात में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। कैसे, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जल का सूत्र है H2O। आप यहां देख रहे हैं, इसमें दो प्रकार के परमाणु होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। जब भी जल के अणु का निर्माण होगा तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे? 2, और ऑक्सीजन का 1। ये इसी अनुपात में क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? जल के अणु का। जल के अणु का क्या कहा कि जल के अणु का सूत्र होता है H2। इस H2 में दो प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? 1। तो ये दोनों मिलकर के जब भी जल के अणु का निर्माण करेंगे तो ये 2:1 के रूप में क्रिया करेंगे। अब हम इस निश्चित अनुपात के नियम को एक उदाहरण से और समझते हैं। आपने आपके घर में खाना बनाने के लिए, या हम देखते हैं कि रोटी बनाने के लिए जब आटा लेते हैं और आटे में नमक डालते हैं तो आप वहां पर निश्चित अनुपात के नियम का पालन देखते हैं। आपने देखा होगा कि रोटी बनाने के लिए आटे की मात्रा ज्यादा होती है और उसकी तुलना में नमक की मात्रा बहुत कम होती है। ये उन दोनों की क्रिया करने का एक निश्चित अनुपात होता है। आप खुद जानो कि अगर हम उन दोनों की मात्रा बराबर ले लें तो स्थिति क्या होगी? हम रोटी को खा नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये किस नियम को बता रहा है? निश्चित अनुपात के नियम को। तो हमने क्या जाना कि रासायनिक संयोजन तो वो है जिसमें परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में संयोजित होकर के नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान क्रिया कारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का रहता है, यानी दोनों ही स्थिति में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो वो निश्चित अनुपात में नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो हमने यहाँ जाना इन तीनों नियमों के बारे में। अब हम देखेंगे यहाँ इनके आगे मुख्य बिंदु। डाल्टन ने परमाणु को कैसा बताया? पहली बात हम जानेंगे कि प्रत्येक पदार्थ के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? पदार्थ। प्रत्येक पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ किस प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से। और इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा गया? परमाणु। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा गया? परमाणु। समझना एक बात कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु। कैसे? एक उदाहरण से समझना। ये चौक है और इस चौक का हम एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर लेते हैं। इस छोटे से टुकड़े को जब अपनी उंगलियों के माध्यम से मसलते हैं, ट्विस्ट करते हैं तो बहुत बारीक पाउडर में बदल जाता है। बहुत बारीक पाउडर में बदल जाता है। बहुत छोटे छोटे कणों के पाउडर में बदल जाता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि अगर हम इन्हें दूर से देखें तो सामान्यतः एक कण हमें दिखाई नहीं देता है। इन कणों की तुलना में एक परमाणु के समान कर सकते हैं, लेकिन परमाणु इससे भी बहुत छोटा होता है जो हमें सामान्यतः आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे बिंदु की। दूसरे बिंदु में हम जानेंगे कि जो परमाणु होता है, जिस परमाणु की हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसा सूक्ष्म कण होता है जिसे आगे और भागों में बांटा न जा सकता हो। यानी परमाणु कैसा कण है? अविभाज्य कण। परमाणु कैसा कण है? अविभाज्य कण। अब हम इसका देखते हैं तीसरा बिंदु। कोई तत्व है, एक ही तत्व, हम यहाँ एक ही तत्व की बात कर रहे हैं और तत्व की परिभाषा आप जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। यानी अगर कोई तत्व है और वो एक से अधिक परमाणु से बना है तो उसके सभी परमाणु, इस तत्व के सभी परमाणु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण
मैं क्या बात कर रहा हूं कि कोई तत्व है और उसके जितने भी परमाणु है, यानी सभी परमाणु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे? समान। भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे? समान। इसे हम एक उदाहरण से समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। ऑक्सीजन जो गैस है इसमें कितने परमाणु है ऑक्सीजन के? 2। तो या इन दोनों ऑक्सीजन परमाणु, 2 ऑक्सीजन परमाणु है, तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे? समान, क्योंकि तत्व एक ही है और इसके जितने परमाणु है वो सभी समान है, तो इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होंगे? अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट बिंदु की। नेक्स्ट बिंदु क्या है? कोई तत्व है और वो तत्व अलग अलग हैं। तत्व क्या है? अलग अलग। पहले तो हमने एक ही तत्व की बात करी थी, तो उसके सभी परमाणु के भौतिक और रासायनिक गुण क्या हुए थे? समान। हमने उसी उदाहरण से जाना था कि कोई ऑक्सीजन गैस है और ऑक्सीजन गैस में 2 परमाणु हैं, दोनों परमाणु ऑक्सीजन के, यानी एक तत्व है और इसके दोनों ऑक्सीजन परमाणु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी क्या होंगे? समान। लेकिन अब तत्व क्या है? अलग अलग। तत्व क्या है? अलग अलग। तो इन तत्वों के जो परमाणु होंगे उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण वो क्या होंगे? असमान। क्या होंगे? असमान। मैं क्या बात कर रहा हूं? तत्व है लेकिन तत्व कैसे हैं? अलग अलग। तो उनके परमाणु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे? असमान। कैसे समझना? अब मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन गैस की। ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस की, इसमें दोनों परमाणु ऑक्सीजन है और इसमें दोनों परमाणु हाइड्रोजन है। इन दोनों तत्वों के अगर हम इस आधार पर बात करें तो दोनों परमाणुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुण समान होंगे। इसके लिए भी भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे? समान। लेकिन अगर हम इन दोनों तत्वों की अलग अलग बात करें तो इसके और इसके भौतिक गुण अलग होंगे और इसके भौतिक गुण अलग होंगे और रासायनिक गुण भी इनके अलग अलग होंगे। कोई तत्व है और वो अलग अलग है, तो उनके परमाणु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे? असमान। नेक्स्ट बिंदु होगा हमारा कि परमाणु जब रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो वे पर निश्चित अनुपात के नियम का पालन करते हैं। जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो वो निश्चित अनुपात के नियम का पालन करते हैं और निश्चित अनुपात के नियम को हमने यहाँ समझा था। इसका तीसरा जो नियम था निश्चित अनुपात का नियम, वो हमने इसे समझा था। अब नेक्स्ट बिंदु है इसका, वो है कि जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो वे द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं और द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? अभी हमने इस दूसरे नियम में जाना था। तो यहां हमने जाना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने, और ये कब किया था? सन 1808 में। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत 3 नियमों के आधार पर दिया था और ये तीनों नियम थे रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और तीसरा है निश्चित अनुपात का नियम। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या मुख्य बातें बताई? पहली बात थी कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हमने क्या कहा? परमाणु। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा? परमाणु। इसे हमने एक उदाहरण से समझा था। कोई चौक है और इस चौक के छोटे से टुकड़े को जब हम अपनी उंगलियों से मसलते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो ये बहुत बारीक कणों में बदल जाता है। यानी ये एक बड़ा चौक भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है।
हम इसकी दूसरे बिंदु की बात करें तो परमाणु कैसा कण है? अविभाज्य कण। अविभाज्य का मतलब है जिसे आगे और टुकड़ों में बांटा न जा सके। तीसरा बिंदु हमने जाना था कि कोई एक ही तत्व है, उस तत्व में जितने भी परमाणु होंगे, समान परमाणु का बना हुआ पदार्थ ही तत्व कहलाता है, तो उसके सभी परमाणु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे? समान। अब हमने इसे एक उदाहरण से समझा था कि ऑक्सीजन गैस है और इसके दो परमाणु हैं, तो इन दोनों परमाणु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे? समान। अब कोई तत्व है लेकिन तत्व अलग अलग है। तत्व कैसे हैं? अलग अलग, तो उनके परमाणुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे? असमान। जैसे यहाँ एक तत्व ऑक्सीजन है और एक तत्व हाइड्रोजन है, तो दोनों तत्व अलग अलग हैं, तो इनके परमाणुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी क्या होंगे? असमान। परमाणु है और वो रासायनिक विक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो किस नियम का पालन करेंगे? निश्चित अनुपात के नियम का पालन करेंगे, जिसे हमने जाना था यहाँ पर। इसका नेक्स्ट बिंदु है कि परमाणु जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो वे द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम को भी हमने इसके दूसरे नियम में जाना था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या जानकारी दी, इसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसका प्रतिपादन किया सर जे थॉमसन ने। सर जे थॉमसन, और इन्हीं के नाम के आधार पर इनके परमाणु सिद्धांत को नाम दिया थॉमसन का परमाणु मॉडल। और इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया सन 1898 में। थॉमसन के परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किया गया सर जे थॉमसन के द्वारा सन 1898 में। अब देखो थॉमसन के अनुसार परमाणु कैसा है। थॉमसन के अनुसार परमाणु कैसा है? पहली बात, इन्होंने परमाणु को धनावेशित गोला बताया। परमाणु को कैसा बताया? गोलाकार, और वो भी कैसा गोलाकार? धनावेशित गोला। और इस गोलाकार भाग का आकार बताया इन्होंने 10⁻⁻10 मीटर। इसका आकार कितना बताया? 10⁻⁻10 मीटर। इन्होंने क्या कहा थॉमसन ने कि परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर के आकार का धनावेशित गोला होता है। कैसा आकार बताया इन्होंने? गोलाकार। यहां हम इसको देख रहे हैं डायग्राम को, एक गोलाकार बताया। आकार इन्होंने 10⁻⁻10 मीटर बताया। ये आकार इतना छोटा है कि हम इस आकार को बोर्ड पर बना नहीं सकते, लेकिन इनके परमाणु मॉडल के आधार पर हम परमाणु की कल्पना इस प्रकार से करते हैं। तो ये पूरा परमाणु का गोला है, और कैसा गोला है? धनावेशित गोला। यानी पूरा परमाणु कैसा है? धनावेशित। इस जो परमाणु का गोला है वो कैसा है? धनावेशित। और इस गोले के अंदर क्या बताया इसने? ऋणावेशित कण। थॉमसन ने इस धनावेशित गोले के अंदर कौन से कण बताए? ऋणावेशित कण। इन ऋणावेशित कण को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। इस धनावेशित गोले के अंदर कौन से कण? ऋणावेशित कण। और ऋणावेशित कण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी इस धनावेशित गोले में कौन से कण है? सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन। और समान रूप से ये इस गोले के अंदर वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन ने परमाणु को कैसा बताया? थॉमसन ने कहा कि परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर के आकार का धनावेशित गोला है। 10⁻⁻10 मीटर के आकार का कैसा गोला है? धनावेशित गोला। या हम थॉमसन के अनुसार इस मॉडल की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन ये आकार बहुत छोटा है, हम केवल एक कल्पना मान करके इसको समझ रहे हैं। धनावेशित गोले में कौन से कण बताए इन्होंने? ऋणावेशित कण। कौन से कण बताए? ऋणावेशित कण। और ऋणावेशित कण को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर के आकार का धनावेशित गोला है, जिसमें ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। अब दूसरी बात इन्होंने क्या कही? दूसरी बात कही कि जो परमाणु है उसमें दो प्रकार के आवेश हैं, एक तो धनावेश
और एक है ऋणावेश। धनावेश तो इन्होंने बताया पूरे परमाणु के गोले को, और ऋणावेश बताया इलेक्ट्रॉन को। तो इन दोनों की मात्रा इन्होंने बताई समान, यानी जितना उस परमाणु के अंदर धनावेश होता है उतनी मात्रा में उसके अंदर कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होने के कारण परमाणु कैसा होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। उदासीन का मतलब आप यहां देखेंगे कि न तो उस परमाणु के ऊपर धनावेश रहता है मुक्त अवस्था में, और न ही ऋणावेश रहता है, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होने के कारण वे एक दूसरे के प्रभाव को बैलेंस कर लेते हैं और परमाणु मुक्त रूप से उदासीन रूप में पाया जाता है। कैसे समझना कि कोई परमाणु है, माना कोई परमाणु A है और इसके ऊपर धनावेश का मान 50 है और ऋणावेश का मान कितना है, 50, क्योंकि दोनों का मान क्या होगा, समान। धनावेश का मान 50 हुआ और ऋणावेश का मान भी कितना हुआ, 50। तो मैथ के अनुसार अगर आप देखो तो ये दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को कम करके कौन से आवेश पर आ जाएंगे, 0, यानी उदासीन, जिस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं रहता है। तो थॉमसन ने कहा कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन। अब हम जानेंगे इसका तीसरा बिंदु। आपने जाना है कि जब कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आता तो हम उसे कई सारे उदाहरणों से समझते हैं। ऐसे ही थॉमसन के परमाणु मॉडल को कई उदाहरणों के द्वारा समझाया गया। पहला है इसका थॉमसन के परमाणु मॉडल को निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया। जिसके आधार पर इसके अन्य नाम आए। पहला इसको समझाया तरबूज के आधार पर। थॉमसन के परमाणु मॉडल को किस आधार पर समझाया, तरबूज के आधार पर। तो इसका नाम हो गया तरबूज का परमाणु मॉडल, तरबूज का परमाणु मॉडल। दूसरा इसे समझाया क्रिसमस केक के आधार पर, क्रिसमस केक के आधार पर। तो इसका नाम हो गया क्रिसमस केक मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल। इसे बूंदी के लड्डू के आधार पर समझाया। तो इसका नाम हो गया बूंदी का लड्डू मॉडल। यानी थॉमसन के परमाणु मॉडल को कई उदाहरणों के द्वारा समझाया गया और उसी के आधार पर इसके नाम हुए। तरबूज से इसको समझाया तो इसके मॉडल को जाना जाने लगा तरबूज का परमाणु मॉडल। इसे क्रिसमस केक से समझाया जिसका नाम हुआ क्रिसमस केक मॉडल। इसे समझाया बूंदी के लड्डू से तो इसका नाम हुआ बूंदी का लड्डू मॉडल। तरबूज से इन्होंने कैसे समझाया कि तरबूज आपने देखा होगा, जब तरबूज को काटते हैं अगर एक गोलाकार भाग में उसे काटें और उसको देखें तो जो उसके गोलाकार भाग में देखें तो पूरा गोला जो भाग है वो लाल भाग है, और उस लाल भाग को तो इसने माना धनावेशित गोला। कैसा गोला माना, धनावेशित गोला। और उस गोले के अंदर यानी तरबूज के अंदर जो बीज लगे होते हैं उस बीज को किसके समान माना, इलेक्ट्रॉन के समान। इसलिए इस मॉडल को नाम दिया गया तरबूज का परमाणु मॉडल। ऐसे क्रिसमस केक भी आपने देखा होगा। क्रिसमस केक चारों तरफ से गोलाकार होता है और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं। तो उस गोलाकार भाग को तो माना धनावेशित गोला और उसमें लगे ड्राई फ्रूट्स को माना इसमें इलेक्ट्रॉन। बूंदी के लड्डू भी आपने देखे होंगे और खाए भी होंगे, शानदार लगते हैं। बूंदी के लड्डू बनते आप आपने देखे होंगे कि उसमें बेसन की बूंदियां होती है जिनको मिला करके बनाते हैं एक लड्डू, और उस लड्डू के अंदर लगे होते हैं खरबूजे के बीज।
तो वो लड्डू का जो गोलाकार भाग है वो तो हो गया धनावेशित गोला, और उसके अंदर लगे हुए खरबूजे के बीज हो गए इलेक्ट्रॉन के समान। तो इसलिए इसका नाम हो गया बूंदी का लड्डू मॉडल। इसे एक नाम से और जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल। यह प्लम पुडिंग मॉडल एक क्रिसमस केक मॉडल के ही समान है। तो हमने यहाँ कौन सा टॉपिक पढ़ा? थॉमसन का परमाणु मॉडल। और इस मॉडल का प्रतिपादन किया सर जे थॉमसन ने। कब किया? सन 1898 में। और इन्होंने क्या बताया? परमाणु को एक धनावेशित गोला, कैसा गोला बताया? धनावेशित गोला। और इस गोले का आकार कितना बताया? 10 की पावर -10 मीटर का आकार। इस प्रकार से हमने इसका डायग्राम बना के देखा। और इस धनावेशित गोले में कौन से कण बताए? ऋणावेशित कण। ऋणावेशित कण कौन? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ही आ गए इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। और इन्होंने परमाणु में इन धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या बताई? समान। धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या बताई? समान। तो इस आधार पर कहा कि परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होगा? उदासीन। क्योंकि धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को बैलेंस कर लेंगे और परमाणु मुक्त रूप से कौन सी अवस्था में होगा? उदासीन, यानी ऐसे सीन में होगा कि उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होगा। तीसरी बात, थॉमसन के परमाणु मॉडल को निम्न उदाहरणों के द्वारा समझाया, जिसके आधार पर इसका नाम आया। तरबूज के आधार पर समझाया तो तरबूज का परमाणु मॉडल, क्रिसमस केक के आधार पर समझाया तो क्रिसमस केक मॉडल, बूंदी के लड्डू के आधार पर समझाया तो बूंदी का लड्डू मॉडल। इस प्रकार हमने जाना थॉमसन का परमाणु मॉडल। आज हमने दो परमाणु सिद्धांत पढ़े, एक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और दूसरा है थॉमसन का परमाणु मॉडल। आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही हमारे वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।